नमस्ते। आज हम एक बहुत ही सीरियस और ज़रूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा मुद्दा जो अक्सर हमारे समाज की शांति को झकझोर कर रख देता है। मॉब लिंचिंग और नफरत से भरे अपराध। आज का हमारा ये डीप लीगल एनालिसिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उरई जालौन और इलाहाबाद हाई कोर्ट के एडवोकेट मतलूब चंदेल जी द्वारा तैयार किया गया है। इस एनालिसिस में हम बिना किसी लाग लपेट के सीधा ये समझेंगे कि इन अपराधों की कानूनी वास्तविकता आखिर है क्या। तो चलिए इस सिनेमैटिक और फैक्ट बेस्ड सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि असली न्याय काम कैसे करता है। अब इस बात पर गौर कीजिए, जब भी नफरत की आग भड़कती है तो अंदर से बदले की भावना आना बहुत ही नेचुरल लग सकता है ना। लेकिन देखिए, सच्चा न्याय कभी भी आंख के बदले आंख वाले सिद्धांत या सड़क पर की गई हिंसा से नहीं मिलता। हमारा सिस्टम पूरी तरह से संविधान और दंड संहिताओं पर टिका है, और ये कानून भावनाओं या गुस्से से नहीं बल्कि ठोस तथ्यों से चलते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि इन अपराधों की असली कानूनी सच्चाई क्या है। आपने अक्सर देखा होगा कि किसी भी टारगेटेड हिंसा को एक मामूली सी झड़प या आपसी विवाद बताकर रफा दफा करने की कोशिश की जाती है, मानो अचानक कुछ हो गया हो। लेकिन लीगल नजरिए से देखें तो किसी इंसान को जबरन गोबर खिलाना, उसका सिर मुंडवा देना या जबरदस्ती नारे लगवाना, ये कोई छोटे मोटे झगड़े नहीं हैं। ये मानवाधिकारों का बहुत बड़ा और गंभीर उल्लंघन है। कानून इन्हें सिर्फ दुर्व्यवहार नहीं बल्कि एक बेहद संगीन अपराध मानता है, जो किसी भी सभ्य समाज में बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। और ये बात बहुत ही साफ तरीके से भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की इन कठोर धाराओं में नजर आती है। अगर कोई जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाता है तो धारा 115 और 117 लागू होती है। धार्मिक भावनाओं का अपमान करने पर धारा 299, क्रिमिनल फोर्स के लिए धारा 351 और दो गुटों के बीच नफरत फैलाने पर धारा 196 के तहत कार्रवाई होती है। मतलब साफ है, नफरत से जुड़ा कोई भी कृत्य यहाँ मामूली समझकर छोड़ा नहीं जाता। एक बहुत बड़ी गलतफहमी जो हमें दूर करनी चाहिए वो ये है कि कोई भी कानून से बच सकता है। देखिए, कानून सर्वोपरि है। कोई इंसान चाहे कितना भी रसूखदार क्यों न हो या उसने किसी भी खास रंग का गमछा ही क्यों न पहन रखा हो, वो कानून से ऊपर बिल्कुल नहीं है। लीगल सिस्टम अपराधियों के इस भ्रम को पूरी तरह तोड़ देता है कि उन्हें कोई छू नहीं सकता। अब आते हैं एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर, बदला लेना वर्सेस सही न्याय। जब कोई व्यक्ति बुरी तरह आहत होता है तो कई बार वो खुद ही न्याय करने निकल पड़ता है। इसे हम उदयपुर फाइल का ट्रैप कह सकते हैं। होता ये है कि जब कोई पीड़ित ईश्वर निंदा या गाली गलौज के जवाब में कानून को सीधे अपने हाथ में ले लेता है तो वो खुद को एक जज मान बैठता है। हाँ, उकसावा एक बहुत ही दर्दनाक सच्चाई हो सकती है, लेकिन याद रखिए, जैसे ही आप अत्यधिक हिंसा के साथ रिएक्ट करते हैं, कानून की नज़र में आप एक पीड़ित से तुरंत एक मुजरिम बन जाते हैं। इस अंतर को समझना बहुत ही क्रूशल है। एक तरफ है उकसावा यानी प्रोवोकेशन। अदालत में इसे सिर्फ एक बचाव या डिफेंस के तौर पर पेश किया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप हिंसक बदला लेते हैं तो वो सीधा हत्या या आतंकवादी कृत्य की कैटेगरी में चला जाता है। सोचिए, एक समझ में आने वाली मानवीय प्रतिक्रिया भी कानूनी रूप से आतंकवाद के आरोप में बदल सकती है। ये एक बहुत ही कड़ी कानूनी सच्चाई है। और खुद बदला लेने का सबसे ट्रैजिक नतीजा पता है क्या होता है? जो असली अन्याय हुआ था ना, वो पूरी तरह से कहीं दब जाता है। अचानक से सारी चर्चा कट्टरवाद पर शिफ्ट हो जाती है। और इसका सबसे बड़ा फायदा किसे मिलता है? उन्हीं असली अपराधियों को जिन्होंने ये नफरत शुरू की थी। वो बहुत ही आसानी से बच निकलते हैं क्योंकि सबका ध्यान इस नई हिंसा पर चला जाता है। तो फिर रास्ता क्या है? प्रशासन की क्या जिम्मेदारी बनती है? चलिए देखते हैं। इस नफरत और बदले के जाल से बाहर निकालने के लिए 2018 में सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट आया, तहसीन पूनावाला बनाम भारत संघ। ये फैसला लक्षित हिंसा का सामना कर रहे किसी भी नागरिक के लिए एक बहुत बड़ा संवैधानिक कवच है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि मॉब लिंचिंग कोई आम कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है। नागरिकों की रक्षा करना सरकार का और प्रशासन का सबसे पहला और सबसे बड़ा कर्तव्य है। और ये सिर्फ एक सुझाव नहीं था, ये कड़े निर्देश हैं। राज्य की ड्यूटी है कि वो भीड़ की हिंसा को किसी भी कीमत पर रोके। अगर पुलिस मूकदर्शक बनी रहती है या चुपचाप तमाशा देखती है तो उसे ड्यूटी में लापरवाही का सीधा दोषी माना जाएगा। इसके अलावा ऐसे मामलों की तुरंत और फास्ट सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का बनाया जाना भी पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया गया है। अब सबसे अहम सवाल, एक पीड़ित के लिए न्याय पाने का सही और लीगल रास्ता आखिर है क्या?
देखिए, किसी भी भगवान या अल्लाह का नाम इस्तेमाल करके नफरत फैलाना कानूनी और नैतिक रूप से पूरी तरह गलत है। ऐसे में चुप रहकर जुल्म सहना कोई सल्यूशन नहीं है। लेकिन जैसा कि हमने अभी समझा, सड़क पर उतरकर कानून को अपने हाथ में लेना पीड़ित के लिए और भी ज्यादा आत्मघाती है। तो फिर सही विकल्प क्या है? अगर आप सच में न्याय चाहते हैं और प्रशासन की जवाबदेही तय करना चाहते हैं तो ये 4 स्टेप्स हमेशा याद रखिए। नंबर 1, तुरंत एफआईआर दर्ज कराएं। नंबर 2, अपनी चोटों या नुकसान की ऑफिशियल मेडिकल रिपोर्ट जरूर लें। नंबर 3, जो भी वीडियो एविडेंस हो उसे सुरक्षित रखें। और नंबर 4, अगर फिर भी प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है तो सीधे हाईकोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करें। यही वो सही और लीगल रास्ता है जो आपको असल में न्याय दिला सकता है। हमें इस नफरत और सांप्रदायिक हिंसा की साइकिल को तोड़ना ही होगा। बार बार भोपाल फाइल या उदयपुर फाइल जैसे जाल में फंसकर कभी न्याय नहीं मिलता। इससे सिर्फ और सिर्फ जाने जाती हैं और समाज बंटता है। एक सभ्य समाज के तौर पर हमें आपसी बदले की भावना को छोड़कर इन प्रॉपर लीगल और न्यायिक माध्यमों पर ही अपना पूरा भरोसा जताना होगा। कानून का तराजू एकदम बैलेंस्ड रहता है। ये सच है कि कानून किसी भी तरह की ईर्ष्या निंदा के लिए मौत की सजा नहीं देता, लेकिन साथ ही वो मॉब लिंचिंग करने वालों को भी खुला घूमने की आज़ादी बिल्कुल नहीं देता। दोनों ही चीजें अपराध हैं और दोनों का परमानेंट इलाज सिर्फ न्यायिक प्रक्रिया के पास है। और इसीलिए मैं आपको एक आखिरी विचार के साथ छोड़ना चाहती हूँ। न्याय का रास्ता सड़क से नहीं, साक्ष्यों और अदालतों से होकर गुजरता है। ये बात एकदम साफ है कि सच्ची जीत के लिए न्यायपालिका और सबूतों पर विश्वास करना ही हमारा एकमात्र और सबसे पावरफुल ऑप्शन है। तो सोचिए, क्या हम सड़क के उस हिंसक शोर को छोड़कर अपने संविधान की शांति और ताकत पर भरोसा करने के लिए तैयार हैं? इस अहम लीगल एनालिसिस में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।